अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। पाकिस्तान में इंतखाबात के नतीजे में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अवाम के फैसले ने बड़े बड़े सियासतदानों समेत बड़े बड़े तज्जियाकारों के तज्जिए और तजर्बे को गलत साबित करते हुए तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने वोट की ताकत से ईवान में पहुंचा दिया है। बड़े बड़े तज्जियाकारों का ख्याल था कि इंतखाबी निशान जाने के बाद और इंतखाबात से चंद रोज कबल इमरान खान को पे दर पे सजाएं सुनाने के बाद तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर वोट देने के लिए निकलने के बजाय मायूस होकर शायद घर बैठ जाएगा और जिनकी गल हो गई थी उनके लिए इक़्तिदार के ईवानों तक रसाई का सफर मजीद आसान हो जाएगा। लेकिन तदबीरें करने वाले शायद ये भूल गए थे कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अवाम के इस फैसले ने जहां एक जानिब मुक्तदरा को हैरान कर दिया है, वहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हुकूमत की तश्कील के लिए भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के दावेदार और नौजवान क़यादत के अलमबरदार दोनों ही एक दूसरे की हिमायत के बगैर वज़ीर आज़म के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा अब इक़्तिदार के हसूल के लिए नित नए फॉर्मूले तश्कील दिए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि क्योंकि उनके पास ज़्यादा नशिस्तें हैं लिहाजा वज़ीर आज़म उनका होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि बिना उनकी हिमायत के नून लीग अपना वज़ीर आज़म नहीं चुन सकती, लिहाजा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, जैसे 3 साल के लिए मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा का मनसब दे दिया जाए और आखिरी 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी को यह मनसब सौंप दिया जाए। जहां एक जानिब ये सूरत हाल है, वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए भी अपने आज़ाद उम्मीदवारों को जमात से जोड़े रखने का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों पर जिनकी नजरें थीं उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद पंछियों की तरह उड़ना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के लाहौर के NA 121 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर को शिकस्त देने वाले वसीम कादिर ने मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया और इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 15 से 20 अरकान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हुकूमत का खाका क्या बनेगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा और उनसे जुड़े मामलात पर जो और भी कुछ ऐसे मामलात हैं उन पर बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। एंड आई थिंक कि मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है आफ्टर द इलेक्शन और मुबारकबाद के आप लोग मुस्तहिक हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बिलीव नहीं करते थे सर वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं, जो आपके नाकिद थे मेरी तरह वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं और शायद प्रॉब्लम उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने अभी इब्तदाई में भी कहा कि हमें पता था PTI का वोटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ऐसे निकलेगा, वो ऐसे सपोर्ट का वो करेगा, हिमायत दिखाएगा, शो करेगा, ये शायद हम में से किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया था। तो थोड़ा सा एक तो ऑफ कोर्स मुबारकबाद क्या मुस्तहिक है सर। प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई है आपकी, थोड़ा सा क्योंकि दैट्स द लेटेस्ट, तो मैंने कहा मैं इसी से शुरू कर लूं। मैं समझा कि कोई सवाल आएगा इलेक्शन के बारे में। नहीं, सवाल तो अभी इलेक्शन के बारे में बहुत सारे। सदर साहब से किस हवाले से बात हुई? सदर साहब से हमारी पार्टी के वो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स वर्चुअली, सो वो उनसे एक म्यूचुअल एहतराम का रिश्ता है और बस औकात मुलाकात होती रहती है। बल्कि मेरी मुलाकात आज उनके साथ काफ़ी देर के बाद हुई है, कोई इलेक्शंस के सिलसिले में और कामों के सिलसिले में बात नहीं हो सकी। वही जब भी जाते हैं हम लोग पाकिस्तान डिस्कस होता है, पाकिस्तान के हालात डिस्कस होते हैं, क्या हो रहा है वो डिस्कस होता है, ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस होते हैं। वो PTI के ज़हन में कोई ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकली सदर पाकिस्तान जिसके अंदर कोई किरदार अदा कर सकते हैं, जो कुछ हुआ है इलेक्शंस के बाद जो सिनेरियो है? देखिए, बहसियत सदर पाकिस्तान वो हमेशा एक किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं, करना चाहते हैं या नहीं, या उनको करने दिया जाएगा या नहीं, तो अपने तरीके होते हैं ना। तो रियासत की इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अवाम ने अपना वर्डिक्ट दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में हमें को रोड़े नज़र आ रहे हैं। हमारे बहुत सारी सीटें जो हैं, अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, आपने बात तो बहुत कर दी है, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस मेरा एक सब्जेक्ट भी रहा हुआ है और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। तो इलेक्टोरल जो तारीख़ है दुनिया की डेमोक्रेसीज़ की, उसमें बहुत कम आपको ऐसे ओकेशंस मिलेंगे जहाँ के अवाम ने इतनी मैसिव तादाद में एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो लेके आए हैं। कोई मतलब जो PTI के साथ बीत चुकी थी पिछले 2 सालों में और जो बीत रही थी, जो हमारी लीडरशिप के साथ, जो हमारी उनकी फैमिलीज़ के साथ, जिस तरीके से पॉलिटिकल कन्वर्जन्स कराई गई, लॉयल्टीज़ चेंज की गई,
बहुत कुछ है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, आई वांट वी वांट टू लीव इट बिहाइंड, Yeah, बिकॉज there's a आगे long जाने की background बात है। to it, of course. तो उसके बावजूद अवाम ने जितनी, जो एक जम गफ़ीर था उनका, एक सैलाब था उनका जो कि आया, मतलब लार्जेस्ट एवर नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड। अभी आएगा इलेक्शन कमीशन का, आप भी देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आवर अप्रेजल मोर देन 70% पीपल हैव वोटेड। तो पहले हाईएस्ट जो था वो 52% था, 53% था, अब 70। तो दैट मीन्स कि आप लोगों का देख क्या जज्बा था। तो एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। अब देखिए, अगर हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो भी जहाँ भी बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इसकी इज्जत करें। ये लोग हैं, ये लोग बोले हैं, उनकी आवाज़ बोली है, इनके रास्ते में रोड़े ना अटकाएं। जिस तरीके से रात के अंधेरे में हमारी सीटें चोरी की गई, जिस तरह से रात के अंधेरे में रिज़ल्ट बदले गए, शाम को जीतने वाले सुबह के हारने वाले बन गए, रात को हारने वाले बंदे जो थे वो जीतने वाले बन गए। तो हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास ऑप्शन है वो तो हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन मेरी ज़ाती एक रिक्वेस्ट है साहिब इक़्तिदार लोगों से कि मतलब मुल्कों की तारीख में बहुत कम ऐसे प्राउड मोमेंट्स आते हैं इस पे प्राउड जब लोग बोलते हैं। अच्छा, आपने कहा ना सुबह को जीतने वाले रात को हारने वाले बन गए, उसका इल्ज़ाम हम पे डाला जा रहा है कि हम वी आर बिहाइंड दैट, हमने पहले स्पेकुलेशन का आगाज़ कर दिया, हमने हतमी नताइज आने से पहले नताइज चलाना शुरू कर दिए। सोलंकी साहब ने कल कहा जी कि अगर ये इलेक्शंस रिग्ड होते तो क्या ये जितनी भी अभी तादाद 93 94 की आ रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, ये आ सकती थी। अभी थोड़ी देर पहले काकड़ साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा साद रफीक हार गए, राना सनाउल्लाह, बड़े बड़े बुर्जों के नाम लिए उन्होंने कहा ये सारे गिर गए। तो अगर ये रिग्ड होता इलेक्शन तो ये सारे गिर सकते थे। ये तो गलत वो है, इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया। फॉर्म 45 हमारे पास पड़े हुए हैं और वो जाएंगे। आज से हमारी पिटीशन शुरू हो गई हैं। ठीक है। एक फॉर्म 45 हमें मिल गया था रात को, हमारे जब इलेक्शन जहाँ जहाँ डिक्लेयर हो गए थे वो हमारे पास फॉर्म 45 पड़ा हुआ। वही फॉर्म 45 की कॉपीज़ जो हैं वो दूसरे लोगों को भी, जीतने वालों को भी दी गई जो इनके जीतने वाले थे। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि उसी फॉर्म 45 की जो हमारे पास फॉर्म है वो बाकी भी जितने पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे उनके पास भी हैं और हमारी उनके साथ टैली करती हैं। ये जो जीतने वाले के पास फॉर्म 45 है वो आउट ऑफ द ब्लू मून आया है। वो पता नहीं, मेरा ख्याल है मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन साहब को पता हो, उसको चाहिए, उनको बताएं कि वो कहाँ से फॉर्म आए हैं, या आपके जो अनॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो, उनको चाहिए कि ये बताएं, उसके दें ना, अब अदालत में आएँ, अपनी शहादत लेके आएँ और कहें कि ये जो हम पेश कर रहे हैं। उन हलकों से तो ये आ रहा है कि इस मुल्क की तारीख का सबसे अच्छा और पुरसुकून इलेक्शन था। सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे, कोई मसला ही नहीं था। वो कहते जी रिजल्ट कंपाइल करने में वक्त लग गया, वो लग जाता है। लीड अप टू द इलेक्शन जो है वो आपने जो की पीटीआई के साथ किया वो भी तारीख का हिस्सा है। जो जिस तरीके से आपकी सारी मशीनरी जो है वो कोलैप्स कर गई जब आपको पता चला कि ये तो कुछ और हो रहा है, वो भी तारीख का हिस्सा है। फॉर्म 45 के डुप्लीकेट्स पर आके आपने जो लोगों को तकसीम किए वो भी तारीख का हिस्सा ही तो खुलेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब भागेंगे नहीं और मेरा ख्याल सोलंकी साहब भी नहीं भागेंगे, बैठेंगे यहाँ तो देखेंगे उसको, हकायक को देखेंगे। अच्छा, एक तो झूठ बोल के लोगों को शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं, ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक फोरम के ऊपर आके झूठ बोल रहे हैं, मत करें। निगरान हुकूमत को तो शायद ये कहना चाहिए था कि जिसको भी एतराज आते हैं वो अदालतों के पास जाएं, we've got nothing to do with it। बिल्कुल, बजाय इसके क्या आप आके जस्टिफाई करेंगे, डिफेंड करें। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, बहुत सारी निटी-ग्रिटीज के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से आफ्टर द इलेक्शन। व्हाट डज ही हैव टू से? खान साहब का ये जो भी जिस तरह वोटर निकला है, क्या कहा है खान साहब ने इसके बारे में? खान साहब बैरिस्टर गौहर साहब से पहले भी, उनसे पहले भी कुछ लोग खान साहब को मैसेज ही बोलने लगे, तो उनकी ज़बानी से हमें पता चल गया, ही इज एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड और वेरी ग्रेटफुल to his people for coming out like this। अच्छा सर, थोड़ा सा आप बात को आगे लेकर चलते हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है, शायद गौहर साहब ने कहा कि 170 नशिस्तें, देखिए हमारे पास इस वक्त 97 जो है लिस्टेड हो गई हैं। हमारे 62 जो सीट्स हैं हमारी जो कि हम फील कर रहे हैं कि चोरी हुई हैं, तो हमारे पास तकरीबन 175 तक सीट्स जाने चाहिए। अच्छा, हाँ, रफली 170 तक का जो है वो दावा जो है वो करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई डिड डू वेरी वेल इन दीज इलेक्शंस, लेकिन ये क्लेम भी थोड़ा एग्जैजरेटेड है। क्या कोई प्रूफ आप लोगों के पास, आप लोगों ने क्या इसको बिल्कुल अब कंसोलिडेट कर लिया इस नंबर को? हमने कर लिया जी, और वो पिटिशंस भी आज से मूव होनी शुरू हो गई हैं, चली गई हैं अदालतों में। अब अदालतों का फैसला उन्होंने फैसला करना है, ट्राइब्यूनल्स फैसला करेंगे, अदालतें फैसला करेंगी। उनके सामने हम अपने जो हकायक है वो रख देंगे जो हमारे हैं, बाकी दूसरी पार्टी भी अपने हकायक। अदालतों में तो सर 4-4 साल फैसले इस मुल्क में नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल शायद पूरा टर्म गुजर जाएगा। नहीं, 4 साल का मेरा नहीं ख्याल के लगना चाहिए जी। और मेरा ख्याल है कि अदालतों को भी जरा थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये मुल्क की तकदीर का मसला है, ये रियासत की तकदीर का मसला है, ये लोगों की तकदीर का मसला है। उन्हें फैसले दिनों में करने चाहिए, हफ्तों में या महीनों या सालों में नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब आप ये कहें कि आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, आपका मौक़िफ़ समझ में आता है, उन लोगों ने वो फॉर्म जमा करवाए
करवाए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, मगर इलेक्शन तो वो लड़े हैं अपने अपने सिंबल के ऊपर, उड़ना भी शुरू हो गए हैं, जो मैंने इब्तदाइये में कहा। क्या करेंगे इसके तदारुक के लिए? एक तो आपका मैंने ऑफिशियली जा चुका। देखिए जी, हमें पूरी उम्मीद है, कोई ऑड केस अगर हो गया तो हो गया, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये पार्टी के आइडियोलॉजिकल मेंबर्स हैं, पुराने लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि आइडियोलॉजिकल मेंबर नहीं है। तो हमें उम्मीद है पूरी कि ये लोग पार्टी के साथ स्टिक करेंगे, खान साहब की विजन के साथ, खान साहब की जो 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 आइडियल्स हैं उनके साथ ये कमिटेड हैं। मेरी बहुत से को मैं ज़ाती तौर के ऊपर भी जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्टीज़ जो अपनी मंडियाँ लगा के इनको ख़रीद सकेंगी। लेकिन सिमल्टेनियसली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अपने आप को एक जमहूरी पार्टीज़ कहती हैं, ज़रा इनको भी शीशे में अपने चेहरे देखने चाहिए कि ये मंडियाँ लगा के ही अपनी सियासत चमकाएंगी या कोई असूल की बुनियाद के ऊपर भी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। ये इनके लिए मकाम शर्म है, पीपल्स पार्टी के लिए और PMLN के लिए खासकर, कि ये दूसरों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको पैसे और धौंस की बेसिस के ऊपर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस कि उनका फेथ नहीं है, जमहूरियत में फेथ नहीं है। आप लोगों की लीगल टीम का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? ये जो साहब अभी गए हैं या इन जैसे कोई और लोग हैं जो जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं लीगली? देखिए, उन्होंने हमें अपने एफिडेविट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो क्या आप उसको चैलेंज करेंगे? वो पार्टी ने फैसला करना है कि किस वक्त क्या करना है, किसके साथ क्या करना चाहिए। मैं देखिए, अगर आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है तो आपको क्या करेगा इंसान, क्या करेंगे? क्या हम उनको मतलब नोटिस दे दें, सारा कुछ कर दें, वो तो एक है ना जो रूटीन की जो बातें होती हैं। लेकिन अगर आपका इंसान का ज़मीर ही मर चुका हो और आपको पास ही नहीं है अपने वादों का, अपनी कमिटमेंट्स का, अपनी एफिडेविट्स का, तो फिर तो ये एक मुर्दा कौम की निशानी है ना। फिर तो मसाइल को डिफरेंट है ज़रा। तो गौहर ने वैसे किसी टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू की है, आई एम नॉट श्योर कहाँ पर, बट ही सेड कि हमारे पास तो कोई हमने नहीं लिए, किसी से हल्फनामे नहीं लिए हुए। कुछ लोगों ने दिए हुए, कुछ लोगों ने दिए हुए, सबसे नहीं, हमने सब लोगों ने नहीं दिए हुए, लेकिन कुछ लोगों ने दिया। मुझे इस शख्स का भी नहीं पता कि इसने दिया कि नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे जो मेरी इल्म है, मुझे बताया गया है कि इसने दिया हुआ। ये जो अभी जिन्होंने डिफेक्ट किया। अच्छा, डिफेक्ट अगर लोग फर्दर भी करते हैं, वो मुर्दा कौम वो वाली बात बिल्कुल ठीक है एक अपनी जगह पर, लेकिन प्रैक्टिकली तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। 25 सीटें प्रिडिक्ट करने वाले कर रहे हैं कि आप लोग लूज करेंगे, अभी भी वो जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ कमिटेड है, जो आप 62 कह रहे हैं, वो ऑन टॉप ऑफ दैट है। मेरा नहीं ख्याल कि जी वो हमें कोई इतनी ज़्यादा हमारे नंबर्स कम होंगे। ये मुझे मेरी ज़ाती एनालिसिस है, मैंने लोगों से बात भी की है इस सिलसिले में। एक बंदा गया है, एक सुना है कि अभी आया था कोई कोयटा में भी कोई अफवाह फैली हुई है कि वहाँ भी कुछ है। तो एक इक्का दुक्का जो बंदा चला भी जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे हमारी पार्टी की पोजीशन को कोई डेंट पड़ेगा। और उसके अलावा ये जो हमसे चोरी की गई हैं सीटें, उसके बारे में हमारे पास बड़े सॉलिड प्रूफ्स हैं और हमें वो सीटें वापस मिलने का हमें पूरा यकीन है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं। कुछ लोगों की इस वक्त ये राय है कि आप लोग उतने फिर भी पूरा एतमाद नहीं दिखाई दे रहे जितनी आप लोगों ने लीड ले ली, उसकी क्या वजह है, इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सर जो बात हम कर रहे थे ब्रेक में भी की, बल्कि हमने कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह के नंबर्स आप लोगों के पास आए हैं, हुकूमत साजी के लिए कोई किस्म की बात, कोई फॉर्मल चीज़ आप लोगों की तरफ से इनिशिएट ही नहीं की गई, बजाय इसके दूसरी तरफ तो वो 60 सीटों के बाद विक्ट्री स्पीच भी आ गई, वो मिलके बैठ भी गए सारे। नहीं, जो पहली रात को मेरी भी एक वीडियो मैंने भी रिलीज़ की थी, उसके अलावा हमारे जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने भी वीडियो रिलीज़ की थी। तो हमने शुक्रिया अदा किया था कौम का और कहा था जी कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशंस में आएंगे। अगर आप कहते हैं कि फॉर्मल डिक्लेरेशन, तो फॉर्मल डिक्लेरेशन तो उस वक्त होती है ना जबकि सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएं आपके सामने, पिक्चर पूरी आ जाए। तो हम 50 सीटों के मिलने के बाद तो हम विक्ट्री स्पीच देने के कायल नहीं है। तो लेकिन हमने स्टेटमेंट दे दी थी, दोनों ने स्टेटमेंट दी थी और आई थी वो उसी शाम को। कोई थोड़ी बहुत जो भी प्रिलिमिनरी आप लोगों की डिस्कशंस हुई हैं, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दिया भी कि और कुछ नहीं तो बिलावल के साथ शायद गौर किया जा सकता है बैठने के ऊपर। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये सवाल से पूछना चाह रही हूँ, गौहर साहब ने इसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात की, तो आई थॉट कि आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स बिल्कुल ये नहीं कहा, बिल्कुल मिस किया गया है। वो मैं बात कर रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में जी कि मैं चूंकि हम मेरा थिंक टैंक भी है तो उसको हम डायलॉग करते हैं, वो ट्रैक 2 के हम कहते हैं, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग की बात कर रहे थे। देखिए, पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ हमारे क्या चीज़ कॉमन है? जो चीज़ हम चाहते हैं लाना, वो उनके सबसे पहले विक्टिम तो वो बनेगी। अगर हम कहते हैं कि जी इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन एंड स्टेचर सबको अकाउंटेबल होना पड़ा है, तो उसको तो वो अपोज करेंगे
क्योंकि इन लोगों ने तो मुल्क को लूटा हुआ है। और खान साहब की जितने भी हमारे, जो आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दोनों, वो हमारे साथ राजी नहीं हो सकती। तो हमारा तो बेसिस ही कोई नहीं बनता इनके साथ किसी किस्म का बातचीत करने का। तो पीपल्स पार्टी PMLN कोई बात नहीं हो सकती, दोनों के साथ कोई बात नहीं हो सकती। But in that case, तो you are not in a position to form government ना? कॉमन, अगर आपका कोई कॉमनैलिटीज हो जिसके ऊपर आप बात करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारा PTI का ऑन द वन हैंड एंड पीपल्स पार्टी एंड PMLN ऑन द अदर, हमारे पास कोई कॉमन है नहीं। हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खान साहब जो चीज़ को देते हैं वो है रूल ऑफ लॉ को। ये रूल ऑफ लॉ को तो सुबह दोपहर शाम रात वायलेट करते हैं, तो किस बात की हम बात करेंगे? जब भी इनके साथ कभी पहले पास्ट में सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर बात की तो वो NRO चाहते हैं जी आप उसका बात ना करें, पास्ट की बात ना करें, हमने माल बनाया भूल जाएं, हमने मुल्क लूटा भूल जाएं। तो खान साहब ये तो नहीं मानेंगे, तो किस बात के ऊपर तो फिर तैयारी है आप लोगों की ऑपोजिशन में बैठने की? हमारे पास 3 हुकूमतें बनाने की पूरी हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे। 3 हुकूमतें? 3, KP, सेंटर एंड पंजाब। पंजाब का तो सर राणा साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा जी हमारे पास मेजोरिटी आ गई। चलें ठीक है, वो शो करें, वहाँ राणा सनाउल्लाह शो करें ना जी, राणा सनाउल्लाह शो करें। अब उनके पास क्या मैंडेट है बात करने का? तो जिनके पास मैंडेट है वो बात करें। राणा साहब तो हार चुके हुए हैं अपना इलेक्शन, वो तो अब अपने जाके कहीं जाके बाई इलेक्शन में लड़ेंगे, बाई इलेक्शन में भी देख लेंगे। बाई इलेक्शन में भी देख लेंगे। हम लोग बैठे हुए हैं ना, हमारे हमायती तो लोग तो बैठे हैं, हमारे तो जो सपोर्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उस वक्त देख लेंगे उनको। अच्छा, जो आप सेंटर की बात कर रहे हैं ना, रिजर्व सीट्स के बगैर तो सेंटर में गवर्नमेंट नहीं आती। आप लोग जो सीट्स क्लेम करें शायद उसके बाद भी नहीं आती, तो किस तरीके से? वो तो अभी आप लोगों का वो वाला मामला तो अभी भी स्टिल पेंडिंग है कि हमारा राइट है और हमें मिलेगा। कैसे? अगर ये डायरेक्टली PTI को नहीं देते तो हमारे पास बैकअप पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। कौन कौन सी पार्टीज के ऑप्शन? 2-3 ऐसी हैं वैसे जिनकी एक सीट आ गई है। मैं नाम नहीं बता सकूंगा फ्रैंकली, बिकॉज वो एक का हमने नाम बताया था, वो बेचारा पकड़ा गया था। तो अच्छा, इसलिए सब आप रिस्क नहीं लेने वाले? देखिए, MWM के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप रही है। हमारी KPGB में जो हुकूमत है वो पार्टनरशिप हुकूमत थी, हमारी कोalition हुकूमत थी। आज भी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो MWM का है, हमारी सपोर्ट के साथ वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो उनके साथ एक पुराना रिश्ता है, बड़े एतमाद का, बाहमी एहतराम का रिश्ता है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, बातचीत है। बाकी अगर और किसी का, मैं चूंकि इनके साथ ऑन गोइंग है हमारा, तो देख सकते हैं कि अगर वो सूट करता है दोनों जमातों को तो हम कहीं और भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। बाकी जो है हमारे पास 2-3 और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, उनको भी हमने देखना है। सीट्स हमारी आइदर वे, मतलब आइदर वे आप लोग ये वाला अपनी जो सीट्स हैं ये नहीं छोड़ेंगे बेसिकली, आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सीटें लेंगे हम लोग, डेफिनेटली हमें मिल जाएंगी सीटें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो इस वक्त का सारा मामला है इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? जोड़ तोड़ तो बड़े जोरों शोर से जारी है, आपको पता है। MQM से मुलाकात हो गई है, नवाज शरीफ वालों लीग की, पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात हो गई है उन लोगों की, और कोई PDM 2.0 टाइप चीज़ जो है वो मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी वो देयर ट्राइंग टू कुक इट अप। तो कैसे आप, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, हाउ डू यू लुक एट इट? PDM पहले भी हुकूमत करती रही है, अब भी हुकूमत करेगी, अगर आएगी, अगर उनको हुकूमत मिलती है तो कर लें, जो कुछ भी करना है अपना कोलिशन कर लें। नंबर्स हमारे पास हैं, नंबर्स हम एस्टैब्लिश कर देंगे, जब वक्त आएगा हम कर देंगे। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किए, और जो पार्टीज को ज्वाइन करना है किसी भी इंडिपेंडेंट्स को, वो उस रिजल्ट की डिक्लेरेशन के 3 दिन के बाद विद इन 3 डेज करना है। तो वो देखेंगे, जब वक्त आएगा उस वक्त देखेंगे कि हमारे पास कितने हैं, इनके पास कितने हैं, फिर फैसला हो जाएगा। अच्छा, पंजाब में पता नहीं राणा सनाउल्लाह साहब ने कैसे नंबर्स पूरे करके विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में तो सर आई थिंक आप लोगों के पास वाकई ही क्लियर नंबर्स हैं। आप लोगों ने तो क्यों अभी तक डिक्लेयर नहीं किया? 2/3 से ज्यादा हमारे पास, क्या डिक्लेयर क्या करना है उसमें? हमारे पास है, मिनिस्टर कौन होगा, कैसे गवर्नमेंट होगी, क्या होगा? विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। अली अमीन गड्डापुर साहब का नाम बड़ा चल रहा है जी, जो भी है, जिसका जो भी आना है वो। ये तो मतलब आप क्या हमारे शो पे कोई खबर दे जाए? नहीं, इस स्टेज के ऊपर नहीं, प्रेमेच्योर होगा, इस पे क्या होगा? प्रेमेच्योर होगा अभी इस वक्त बताना, तो एक वक्त के ऊपर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले आपको भेज देंगे, सबसे पहले आप मुझे भेज देंगे खबर ब्रेक करने के लिए। देखिए ना, मैंने आपसे पूछा प्रेसिडेंट साहब से क्या बात हुई, आपने वो भी वैसे मुझे बताई नहीं है कि मैंने सब कुछ बता दिया आपको। रियासत की बात हुई है, रियासत के इंटरेस्ट की बात हुई है, मुस्तकबिल की बात हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, और रियासत को आगे कैसे लेके जाना है। अच्छा, एट दिस स्टेज व्हेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइलेंट रेवोल्यूशन की बात हुई है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर अब आप लोग दोबारा से एक रियलिटी है, जाहिर है आप लोगों के पास सीट्स हैं, चाहे जितनी आप क्लेम करें उतनी ना भी हो, आप लोगों के पास एक कंसिडरेबल नंबर है। आरिफ अलवी साहब स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं? ओह एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें तो खबरें ये पहुंचाई गई कि शायद खान साहब उनसे कोई बहुत खुश नहीं है। देखिए, आरिफ अलवी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे,
एज प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्होंने उस तरह नहीं किया ऑपरेट जैसे वो कर सकते थे इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी आल्सो एंड द कंट्री। नहीं, देखिए, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट की बात होती है, रियासत की बात होती है। वो आपका पहला प्रेसिडेंट है जिसने रियासत के इंटरेस्ट को डिफेंड किया है। वो दही बले बेचने के प्रेसिडेंट नहीं बने हुए, वो अपनी मेरिट के ऊपर प्रेसिडेंट बने हुए थे। और इख्तलाफात तो यार देखें, इवन बिटवीन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स भी हो जाते हैं। दो लोग जो हैं वो इकट्ठे रहे भी तो फिर भी हर चीज़ के ऊपर वो एक तरह से नहीं सोचते। तो वो एक अपनी जगह एक हकीकत होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना सदर का रोल अदा किया है वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी ने नहीं अदा किया। इज ए क्लीन मैन, इज ए क्लीन मैन। ठीक है, एंड स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पर जाहिर और भी जमातें होती हैं, आपको किसी न किसी स्टेज पे किसी के साथ चलना भी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने भी आई थिंक 3 नशिस्तें हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ली हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 नशिस्तें। तो क्या उनके साथ भी बैठा जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने 2 सीटें ली हैं। परवेज खटक साहब कहाँ हैं? परवेज खटक साहब तो सर मैं उनका हल्का कवर करके आई थी और मैंने उस वक्त प्रेडिक्शन की थी तो बड़ी नाराजगी मुझ तक पहुंचाई गई थी कि खटक साहब विल नॉट बी एबल टू मेक इट। जो है तो वो मेंबर्स, वो इमरान खटक साहब भी हार गए हैं, कैंडिडेट्स थी वो, तो वो सारे के सारों के साथ क्या इनका पॉलिटिकल कैरियर्स जो है वो दफन हो गए हैं। जहांगीर तरीन की पॉलिटिकल कैरियर दफन हो गया, उन्होंने ऐलान कर दिया सियासत से दफन हो गया ना। क्या बचा क्या है? मतलब आप देखिए, एक बड़ा एक अब सबक आमोज है ये इलेक्शंस। देखिए, वो मैंने पहले जो बात कर रहा था कि ज़मीर के मरने की, देखिए जो लोग जिन्होंने छोड़ा है कोई वजह नहीं थी कि जी वो खान साहब को बिट्रे करते, और बिट्रे करने के बाद जो लोग हैं जो कि असल ताकत है, जिनके हाथ में वोट की ताकत है, उन्होंने किस इफेक्टिवली किस तरीके से इन लोगों के साथ डील की है। इनमें से कोई बंदा जो है वो असेंबली में नहीं पहुंचेगा। तो ये एक सबक आमोज चीज है ना, सीखें कि जिसके साथ खड़े हों फिर खड़े रहें। असूल की बुनियाद पर पार्टी के अंदर मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के फोरम के अंदर रह के हम बात करते हैं। जब पार्टी एक फैसला करती है तो हम फिर सब उसके साथ खड़े होते हैं, उसके साथ चलते हैं। तो ये जो लोगों ने किया, मैं कहता हूं कि कमाल है ये इलेक्शंस। इतने जितने सबक हम इससे सीख सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्रैक्टिकल लाइफ में इतना हमें मौका मिल सकता है सीखने का। अच्छा, क्योंकि अब जो व्हाट इज हैपेंड टुडे, डे बिफोर यस्टरडे, महमूद खान को देखिए, कहां है महमूद खान? 5 साल चीफ मिनिस्टर है, वेयर इज ही? वो दुआएं दे रहे थे अब अपने इलेक्टोरेट को कि मैंने तुम लोगों को नौकरियां दी, मैंने तुम लोगों के लिए काम किए और तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। एक और सबक किया आप जो बता रही हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट नौकरी देना, इट इज नॉट गलत काम करना जो है वो आपको वोट दिलवाएगा। आज खान साहब ने जो अवेयरनेस क्रिएट की है, लोगों को बताया है कि तुम्हारे हकूक क्या हैं, अब ये चीज आगे जाएगी, ये डिटरमिन करेगी। ये जो जवान लोग हैं, आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, हमने उसके ऊपर बात कर ली है। जब मैंने तो आगाज ही बात का यहाँ से किया कि आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन सर कुछ लोग जो अभी भी आपके क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि 2018 में ये सब कुछ जब हुआ था तब आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस वक्त ये ख्याल था कि अगर नवाज शरीफ साहब को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखा गया तो बिल्कुल ठीक हुआ है। आज इमरान खान साहब बाहर हैं उस प्रोसेस से, तो ये ठीक नहीं है। हमने कभी नवाज शरीफ को या किसी और को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारी एजेंडा था, हमारा फाउंडेशनल पिलर था कि जिसने भी कोई गलत काम किया है, रियासत का पैसा लूटा हुआ है, उसको हमने अकाउंटेबल करना है। वो एक ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी कुछ फोर्सेस जो हैं मुल्क में वो माने हो गई थी, उन्होंने नहीं करने दिया। नहीं, देखिए वो वाला इलेक्शन क्या आप लोगों को भी काफी हद तक स्टेज सेट करके नहीं दिया गया था? नहीं, खान साहब खुद माने, खान साहब खुद माने इस बात को। 35 सीटें हमारी वहां भी गई थी, 35 सीट्स, जहां वहां भी जब 2018 में जी कम की गई थी, ताकि हुकूमत जो है वो वॉबली रहे। देखिए, प्रॉब्लम जो है ना, जो फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, वो नहीं चाहती कि कोई भी जो सस्टेनेबल हुकूमत अपने तई जो है वो बने, ताकि वो हमेशा उनको मनूवर किया जाए। उस वक्त हमारे साथ भी यही हुआ था, इसीलिए हम अपना जो एजेंडा है वो डिलीवर नहीं कर सके। सर, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि आप लोगों को अभी भी नहीं लगता कि सियासतदानों को सियासी मसाइल और इख्तलाफात को सियासी मैदान में ही रखना चाहिए? आप लोग अपने इख्तलाफात को इस नहज पर ना लेकर जाएं कि हाथ भी नहीं मिलाना, बात भी नहीं करनी, मुखालिफ हों एक दूसरे के, लेकिन मुखालफत भी सियासी मैदान के अंदर करें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम ज़रूर है कि खान साहब ने कभी नहीं की, खान साहब ने बिल्कुल कहा कि नहीं जी ये छूत है, बात ही नहीं करनी। जब भी किसी के साथ बैठे हैं आप बात करने के लिए, जब 2 पोलिटिकल पार्टीज आपस में बैठती हैं, तो लाजमी बात है कि मेरे जैसा शख्स कहेगा जी कि रियासत के जो मसाइल हैं वो आप टेबल पर रखें, डिस्कस करें कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। ये मसला है पाकिस्तान का, बताइए कि इसके आपके क्या सजेशंस क्या हैं, सारा कुछ। अब प्रॉब्लम है कि जब भी हम इनके साथ टेबल पे बैठे हैं तो ये कहते थे जी कि हमें एनआरओ दे दीजिए, हमारे जो केसेस हैं उनको बंद कर दीजिए। तो क्या बात करें लोग इनके साथ? खान साहब बार बार इसी फ्रस्ट्रेशन अपनी जाहिर करते थे। खान साहब को कोई एनआरओज ऑफर हो रहे हैं, बड़ी खबरें चलती हैं। वो देखिए, वो उन्होंने कह भी दिया, खुद भी कह दिया था कि जी जब मैं अटक में था तो है प्रेशर्स होते हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनकी कंटेंशन बड़ी सिंपल है जी कि मैं यहाँ हूँ, यहीं रहूँगा, मैं
बल्कि उस दिन उन्होंने कहा अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, बहुत लंबी ज़िंदगी दे। अभी तो उन्होंने वापस आना है, इस मुल्क की सिमत दुरुस्त करनी है, आगे लेके जाना है इसको। उन्होंने कहा जी कि मैं यहीं मर जाऊंगा लेकिन मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा। चलें, वो वक्त इतना मेरे पास रेजोल्यूट खत्म हो गया है। बहुत इतना शुक्रिया रेजोल्यूट आपका, है। आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। एंड होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज जब सूरत हाल मजीद क्लियर होगी तो आपको फिर बुलाएंगे और आपसे बात करेंगे कि क्या नक्शा बनता है मुल्क के सियासी मंजरनामे का। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद इस चीज़ के लिए कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बहुत ग्रेस के साथ कंसीड किया कि कोई और जीत गया, और जो आपका मुखालिफ था सर आपने उसके हक के लिए बात भी की। हमारे मुल्क में इन रवायात की बहुत ज़रूरत है, तो आई थिंक आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। लेकिन सर, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, इस मुल्क के अंदर अभी तक पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ हो चुका है, सबसे पहले तो अनवारुल हक काकर साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले, और वो ये कहते हैं जी कि पिछली दफ़ा 68 आवर्स लगे थे रिजल्ट आने में, इस दफ़ा 36 घंटों में दे दिया है। और आप क्या चाहते हैं सर? आपको लगता है कि ये वाकई काबिल सताइश बात है कि जो घंटे हैं वो कम हो गए, एटलीस्ट रिजल्ट आ तो गया 36 घंटों में? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद लोगों का कहना नहीं है। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान में, सारे न्यूयॉर्क टाइम्स की आप हेडलाइंस उठाकर देख लें, गार्डियन की उठाकर देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स की उठाकर देख लें, बीबीसी की उठाकर देख लें, जो इंटरनेशनल मीडिया भी है वो भी इस चीज के ऊपर कह रहा है कि बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां हुई है। हाँ। और रातों रात जो इलेक्शन का रिजल्ट का प्रोसेस था, न सिर्फ वो स्लो डाउन कर दिया गया, बल्कि मिस्टीरियसली जब एक जमात के हक में रिजल्ट्स आने लगे, तो फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस रोक के रातों रात रिजल्ट्स तब्दील भी किए गए। हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद में मैं खुद इस चीज का विटनेस हूँ कि जो मेरे पास फॉर्म 45 हैं, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन जीते हुए हैं। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन किया, वो एक ऐसे साहब का किया जो शायद तीसरे नंबर पर थे। तो अब ये सरेआम जो डे लाइट रॉबरी हो रही है, इस पर सवालात उठ रहे हैं। और फिर इन इलेक्शनों के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, अदर देन ये जो मामलात चल रहे हैं, कि देखिए मैं तो इन इलेक्शन के नतीजों को बड़ा खुशाइंद समझता हूँ। खुशाइंद इस सेंस में कि पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। पिछले 1.5-2 साल से जो माहौल था पाकिस्तान में, उसके अंदर घुटन भी थी, उसके अंदर सख्ती भी थी, और एक जमात जिसका नाम भी टीवी पर नहीं ले सकते थे, जिनके कैंडिडेट्स का लोगों को नहीं पता था, जिनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं था, तो लोगों ने इस सारी चीज को रद्द किया। बिल्कुल। और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि उनके हाथों शिकस्त भी हुई। और दूसरा कि हम सारे जितने एनालिस्ट हैं, सियासतदान हैं, कोई सूरत हाल को उस तरह रीड भी नहीं कर सका कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे भी और फिर वोट भी करेंगे। I totally agree. We did know कि पीटीआई का वोटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन पीटीआई का वोटर इस तरीके से निकलेगा और इस तरीके से अपनी जमात के हक में वोट डालेगा, ये वाकई हम में से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सका, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आपने बात कही ना, आपने कहा कि पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। सर, उनके बोलने का क्या फायदा हुआ है? थोड़ा सा इस पर मैं इसलिए कॉमेंट लेना चाहती हूँ कि अभी जो सिलसिले का आगाज हुआ है, इन्हें 121 में जो हुआ है सर, अगर वहां पर उस हल्के के अवाम ने नून लीग को जितवाना होता तो शेख रोहेल असगर जैसे कैंडिडेट को क्यों ना जितवा देते, उन्हीं को जितवा देते जो वहां पे हमेशा से इलेक्शन जीतते आए हैं और लड़ते आए हैं। सर, वहां पे आपने नाम लिया, वोट लिया इमरान खान साहब के नाम पे, वोट लिया पीटीआई के नाम पे, जाके आप बैठ गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। तो सर, ये वहां के जो अवाम है उनके मैंडेट की तो सर फिर तौहीन हो गई ना, चोरी हो गया मैंडेट। जी बिल्कुल, ये हुआ तो सही, और मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बहुत सोचने की बात है। उनकी कई तकारीर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नवाज शरीफ साहब अपने लास्ट लेग ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर में है, और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे, लेकिन ये इस तरह की हरकतें तो पीएमएलएन की जो पॉलिटिक्स है, जो पहले ही इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है, वो तो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर ली है उन्होंने। और ये अपनी सियासी जिंदगी के आखिरी अवाइल में इस तरह की चीजें करना किसी तरीके से भी उन्हें जेब नहीं देता था। कहाँ वोट को इज्जत दो की बात करना, और आज किस तरीके से वोट को ऑन द कॉन्ट्री जिल्लत दी जा रही है। तो अपनी एक ग्रेस के साथ उन्हें अपनी हार माननी चाहिए थी, और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा होता, उनके लिए होता। बैठते ऑपोजिशन में बैठकर अपनी फिर पार्टी को बेहतर करने की कोशिश करते। लेकिन ये जो तर्ज अमल है कि दूसरी जमातों के लोगों को अपने साथ मिलाना, दूसरी जमातों के मैंडेट के ऊपर डाका डालना,
ये एक मुनासिब फेल नहीं है और माजी में उसको ये खुद भी कंडेम करते रहे और अभी भी इसको हमें कंडेम ही करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एलिजेंस के फॉर्म्स और लेटर्स साइन किए हुए हैं इन कैंडिडेट्स ने जिनको अब हमने बाद में आज़ाद कह दिया और वो डिफरेंट निशानात से लड़े। लीगली भी सर क्या ये वाली हैसियत का आज़ाद कैंडिडेट कहीं और जा सकता है या नहीं जा सकता, ये भी एक सवाल है। देखें ये तो अब कोर्ट्स के अंदर मामला पहुंचेगा, लेकिन मेरे ख्याल से कि क्योंकि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है किसी एक जमात का, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से किसी से एसोसिएशन विजिबल उस तरह नहीं है, तो इसीलिए इन लोगों का जाना आसान है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यास्मीन के, आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शंस के अंदर भी इस तरह की चीजें हुई, वहां पर कैमरे लगे हुए थे। मैंने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने उन कैमरों को बेनकाब किया, पकड़ भी लिया। फिर जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके अंदर हमारे कई लोगों ने वोट किया, जो अपोजिंग कैंडिडेट थे उनके लिए, अपनी जमातों को उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें हमें बतौर सियासतदान कंडेम भी करना चाहिए। अपनी हम औरों को क्रिटिसाइज करते हैं, हम मीडिया को भी क्रिटिसाइज कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी कर लेते हैं, लेकिन जहां पर हमें अपने अंदर देखना चाहिए, झांकना चाहिए, अपनी खराबियों को दूर करना चाहिए, तो सियासतदान उससे सरफे नजर कर जाते हैं। मीडिया तो बहुत निशाने पर है कल से, कभी कहते हैं सूटेड बूटेड एंकर हैं, वो बैठे हुए हैं, अपनी हार को तस्लीम नहीं कर रहे, बजाय इसके कि एंकर्स के पीछे ये जो आपने भी इस्लामाबाद के हल्के का हवाला दिया, मैंने एक बेजरर सी ट्वीट की थी और यही कहा था जो आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के अंदर जो है वो कुछ और है और 47 में कुछ है। जो कुछ सोशल मीडिया पर नून लीग की ट्रोलिंग ब्रिगेड ने मेरे साथ किया है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और ये मेरा अकेला मसला नहीं है। आप नाम लें, आप हामिद मीर साहब से शुरू हो जाएं, मेहर बुखारी साहिबा पर आ जाएं, ये जो मीडिया के पीछे पड़ गए सर, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि ये मामला क्या है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ये करते थे, आज नून लीग के दोस्त कर रहे हैं। बस अनफॉर्चुनेटली एक हमने हर जमात ने अपनी ट्रोल ब्रिगेड्स रखी हुई है, मीडिया सेल्स बनाए हुए हैं, और वो ट्रोल ब्रिगेड्स फिर जब उनके मौक़िफ़ की कोई तायीद नहीं करता या उनको जब अहकामात मिलते हैं अपनी जमात की क़यादत की जानिब से कि आप फलाने शख्स को निशाना बनाएं, फलाने को निशाना बनाएं, तो उस निशाना बनाने में फिर ऐसी चीजें भी सरजद हो जाती हैं जो इखलाकी एतबार से भी किसी सूरत जस्टिफाइबल नहीं है। आप मीडिया हैं, आपका काम है हमारी गलतियों को सामने लेकर आना, आपका काम है हमें क्रिटिसाइज करना, हमारी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, हमारी सियासत को क्रिटिसाइज करना, उसके अंदर जो हमारे मुनाफिकाना सियासतदानों का तर्ज अमल होता है उसको सामने लेकर आना, और ये आपका हक है। और ये जमहूरियत, इस तरह जमातें बात करती हैं, जमहूरियत की भाषण देती हैं सुबह शाम, लेकिन इनके अंदर ना ये किसी को अपने मुखालिफ को बर्दाश्त करते हैं और ना ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल, हमारा काम जो है वो तारीफ करना और खुशामद करना अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन चलें, किसी और प्रोग्राम में सर तफसील से आपसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के हिस्से में आज हमें वक्त दिया हुआ है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि इस सारे मामले को अगर ग्रेस से एक्सेप्ट कर लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।